नमस्कार दोस्तों, प्रेस वार्ता कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम जो हमारी एक श्रृंखला चलती है अपने इस चैनल के माध्यम से, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो इस समय वर्तमान समय में आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद के निदेशक हैं और उससे अलग उनका एक अलग परिचय हम आपको देना चाहेंगे कि वो न सिर्फ साहित्यकार हैं, साहित्य के क्षेत्र में वो लगातार अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी नज़मों के माध्यम से, अपनी शायरियों के माध्यम से लगातार बने रहते हैं। आकाशवाणी इलाहाबाद के अलावा अन्य आकाशवाणी केंद्रों पर भी वो अपनी सेवा दे चुके हैं। हमारे साथ हैं लोकेश शुक्ल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम। थैंक यू विवेक। सर, आप रेडियो से इस समय एक बड़ी जिम्मेदारी आप निर्वहन कर रहे हैं निदेशक के पद पर, और बहुत सारे रेडियो स्टेशन पर आपने सेवा दी है। देश भर के अलग अलग केंद्रों पर आपने सेवा दी है। रेडियो का एक जो पूरी यात्रा रही है वो एक बहुत सुनहला दौर रहा है और आज भी रेडियो के श्रोताओं की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन टेलीविज़न का दौर और ख़ासकर मोबाइल की जो दुनिया अब इस समय चल पड़ी है, उस समय में जो एक युवा पीढ़ी है उसका रेडियो के साथ जो एक जुड़ा होता था कि हम हाथ में लेकर रेडियो चलते थे और सुनते थे, चाहे वो मैच होता था या फिर गीत संगीत होते थे। आज के दौर में रेडियो की प्रासंगिकता को किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, रेडियो के साथ एक उसका सुनहरा अतीत रहा है और एक सुनहरा इतिहास रहा है। जब कोई भी चैनल नहीं था तो रेडियो था, और रेडियो से ही अभिप्रेरित होकर के आज विभिन्न स्पर्धाओं में बिग एफएम या कह लें रेडियो की ही दुनिया के विभिन्न प्राइवेट चैनल्स की भरमार हो गई है। लेकिन उसमें कोई अगर हम उसको ध्यान से सुने तो सिवाय फिल्मी गानों के और कुछ नहीं परोस रहे हैं वो प्राइवेट चैनल। लेकिन जहाँ तक हम लोगों के आकाशवाणी की परंपरा का प्रश्न है, तो हम हर आयु वर्ग विशेष के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और प्रसारित करते हैं। वो बच्चों से लेकर के बुज़ुर्गों तक कह लें, हर आयु वर्ग के लिए। और आकाशवाणी महानिदेशालय का शुरू से ये वर्गीकरण रहा है कि 60% संगीत का प्रसारण होगा प्रतिदिन और शेष 40% में स्पोकन वर्ड और अन्य कार्यक्रम जाएंगे। बाद में राजस्व अर्जन की आवश्यकता हुई तो राजस्व अर्जन के भी क्षेत्र में हम लोग एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। विज्ञापनों के ज़रिए, प्रायोजित कार्यक्रमों के ज़रिए, प्रायोजनशिप के ज़रिए हम राजस्व अर्जन भी कर रहे हैं ताकि उसमें भी हम रिकॉर्ड कायम कर सकें अपना। तो रेडियो की महत्ता तो कभी घटी नहीं। उसके जो सिलेक्ट श्रोता हैं वो आज भी उसी को पसंद करते हैं। उनकी सुबह मंगल ध्वनि और क्या कहते हैं कि मानस गान से ही होती है, आराधना वंदनवार वंदना से ही होती है। तो आज भी उसकी महत्ता अगर देखी जाए तो घटी नहीं है। या तो इंदिरा जी बहुत उसको महत्व देती थी आकाशवाणी को। जब तक आकाशवाणी का मंच पे उनके माइक या लोगो वाला सिस्टम वो नहीं देखती थी, तब तक वो भाषण नहीं करती थी। और उसके बाद फिर महत्व दिया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मन की बात से उसको फिर से पुनर्जागृत किया और आज भी प्रति माह के अंतिम रविवार को वो मन की बात करते हैं। आधे घंटे पे की अवधि में वो कार्यक्रम प्रसारित होता है देश भर से, और दूरदर्शन से भी होता है। और विभिन्न भाषाओं में, जैसे दक्षिण भारतीय शैली में उनका अनुदित वक्तव्य जाता है मन की बात के रूप में। तो वो कहीं उसकी महत्ता हम घटते हुए नहीं पा रहे हैं। ये तो आपका एक रेडियो का पक्ष हो गया जिस पर हमने बातचीत की। अभी आप पद पर हैं, और इसके अलावा जो आपकी एक छवि है वो है कि साहित्य की दुनिया। और साहित्य की दुनिया में हम आपको बता दें कि न सिर्फ साहित्य लेखन, बल्कि उसके अलावा जैसा कि एक बहुत बड़ा नाम हमने अपने गज़ल की दुनिया में सुना, जगजीत सिंह साहब को, और उनको बड़ी करीब से आपने देखा है। न सिर्फ देखा है बल्कि मंचों को भी उनके साथ साझा किया है। निदा फाजली जी की नहीं, आपने इतनी बड़ी जो कवायद शुरू की अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में, और उनको जीवंत रखने के लिए ऐसे क्या मतलब कि अनुभव रहे हैं आपके जगजीत जी के साथ और निदा फाजली जी की जो नज़में हैं उनके साथ?
देखिए, ऐसा है कि ये जो शायरी की दुनिया में मेरा प्रवेश तो बाद में हुआ। सबसे पहले मैं कलाकार हूँ, जी संगीत का आर्टिस्ट हूँ, और म्यूज़िक डिसिप्लिन में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था संघ लोक सेवा आयोग से। जी और सन 1978 से मैं आकाशवाणी इलाहाबाद का नियमित कलाकार रहा और दूरदर्शन लखनऊ का। उसके बाद में हमारे जो शायरी की दुनिया में ये शेर व शायरी के प्रति जो रुझान हुआ, उसका सारा श्रेय हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम जनाब नाजिश प्रतापगढ़ी, जो मशहूर शायर हुए मुल्क के, प्रतापगढ़ के, उनकी वजह से हमारा रुझान शायरी के प्रति भी जागृत हुआ, तो कुछ लिखने भी लगा। और एक बड़ी श्रद्धांजलि आपने नाजिर प्रतापगढ़ी जी को इस समय अपने गृह जनपद में दी। अभी नाजिर प्रतापगढ़ी साहब की याद में मैंने 7 मार्च को हिंदुस्तानी एकेडमी में एक उनकी स्मृति में आयोजन कराया। 12 मार्च को आकाशवाणी के केंद्र परिसर स्थित स्टूडियो भवन में मुशायरे की आयोजना करके उनको याद किया, और 19 तारीख को उसका संपादित अंश आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और इसका हम पुनर्प्रसारण उनकी पुण्यतिथि 10 अप्रैल पर भी करावेंगे। तो जब मैं रही बात निदा फाजली साहब की, तो इंडो पाक मुशायरा हर साल होता है। अब तो नहीं होता, पहले होता था गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लाल किले में, और डीसीएम का मुशायरा होता था 12 मार्च, उसकी डेट हर साल फिक्स रहती थी। तो सन 1984 में नाजिर साहब अपने साथ दोनों इंडो पाक मुशायरों में मुझे ले गए, जिसमें पाकिस्तान के भी शायर आते थे, जनाब अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, और इंडिया के तो क्रीम शायर रहते ही रहते थे। इंदिरा जी अध्यक्षता कर रही थी 84 में, 24 जनवरी सन 84। जगमोहन साहब उपराज्यपाल थे, दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश था, और उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद थी, पूरा मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, और लाल किला अटा-पटा था। रात 1:30 बजे जब नाजिर साहब का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, मेरा भतीजा मेरा कौमी तराना पढ़ेगा। तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन मेरी आदमकद तस्वीर शमा मैगजीन उस वक्त प्रकाशित होती थी, शाया होती थी, जो कि खाड़ी देशों सहित पूरे वर्ल्ड में वो जाती थी। तो उसमें आदमकद मेरी तस्वीर छपी कि नाजिर साहब के भतीजे उनका कौमी तराना पढ़ते हुए, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, ये कौमी तराना मैंने पढ़ा। और के मुशायरे में वो 12 मार्च वाले में फिर दिल्ली जाने की बात हुई, तो उसमें निदा फाजली साहब आए थे। तो अचानक उन्होंने कहा कि बेटा चलो निदा से मिलवाता हूँ। मैंने कहा चलिए। तो मौर्या शेरेटन में रुके थे, कई मंजिलों में वो होटल है। तो हम लोग लिफ्ट से पहुँचे तो निदा साहब के कमरे में ताला बंद था। तो अरे निदा बुला के कहाँ चला गया। तब तक ये कह ही रहे थे, तब तक निदा फाजली साहब वो छल्ला चाबियों का उंगली में नचाते हुए सीढ़ियों से चढ़ते चले आ रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे निदा कहाँ चले गए थे। कहे बस नाजिश भाई काउंटर तक गया था, चाबी लेने, आइए आइए बैठिए, कुछ ठंडा गरम। उन्होंने कहा नहीं भाई बैठेंगे नहीं, आज बानगी देख लेना, भतीजा है मेरा और इसको फिल्मों में मौके देना है, मुंबई आएंगे तो तुम्हारे ही घर ठहरेंगे। बेटा ये निदा फाजली फिल्मों में लिखते हैं, प्लेन से चलते हैं। ये अंदाज था उनका परिचय करवाने का। अच्छा। और उसके बाद में वो एक संक्षिप्त मुलाकात थी, फिर आयोजन में हम लोग शामिल हुए। उसके बाद में 10 अप्रैल को नाजिर साहब इस दुनिया, फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उसके 20 साल के बाद जब सुल्तानपुर में ऑल इंडिया मुशायरा सुल्तानपुर महोत्सव के तहत आयोजित हुआ तो उसमें मेरा जाना हुआ। तो उसमें निदा फाजली साहब आए थे। आयोजन के बाद जब मैंने ये पूरी घटना मंच पर ही आयोजन की समाप्ति के बाद उनको बताई तो उन्होंने बिल्कुल छपटा लिया, बिल्कुल माथा चूम लिया। हमने कहा उनके साथ जो बच्चा था उस वक्त वो मैं ही हूँ और इतना बड़ा हो चुका हूँ। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो वास्तव में आपके लिए ही नहीं, किसी व्यक्ति के लिए बहुत विशेष हो सकती हैं। और उतने कम समय में, जैसा कि आपने बताया, जनवरी में मुलाकात और उसके बाद नाजिश जी का चले जाना। हाँ, 83 में मेरा उनका संपर्क हुआ था और 84 में वो चल बसे। बहुत कम समय रहा, लेकिन जितना भी उनके साथ मैंने समय बिताया है
वो मेरे लिए एक सीखने वाले के लिए एक शिक्षण का दौर रहा। और जो कुछ भी वो बता गए या हमने कोशिश की, वो उसका कोई मतलब मैं उसकी काट ही नहीं है। काठी नहीं है। और एक शख्सियत और जो आपके बहुत करीब रहे, या फिर यूं कह लें कि आपका उनके साथ काफ़ी उठना बैठना रहा, उनके साथ आपने मंचों को भी साझा किया, बहुत नज़दीक से देखा, सिर्फ कह सकते हैं कि किसी पीढ़ी के लिए, विशेष पीढ़ी के लिए नहीं बंधे जगजीत साहब। आज उनके गीत संगीत को हम चाहे गम में हों चाहे खुशी में हों सब सुनते हैं धीरे से, चाहे ईयरफोन का ज़माना आ गया हो या धीरे से बजती हुई आवाज़ बैकग्राउंड में, हर आदमी एकदम शांति से उनको सुनता है। उनके गीतों में वेस्टर्न प्रयोग हुए, फिर भी वो जो उनके गाने का तरीका था, उनके जो अल्फाज थे, उस समय के जो भाव होते थे, वो आज भी लोगों को उतने ही कर्णप्रिय लगते हैं। कुछ ऐसे वाक़ये जगजीत साहब के साथ आपके? देखिए, जब मैं सन 2000 में मेरी पहली पोस्टिंग आकाशवाणी आगरा में हुई थी और 93 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। सन 2000 में गालिब साहब की 200वीं जयंती मनाई जा रही थी पूरे देश भर में। तो मेरे मन में अचानक विचार आया कि गालिब तो आगरे में ही पैदा हुए, पले बड़े, किशोर हुए, फिर विश्व फलक पर छाए दिल्ली जा कर के, तो क्यों ना गालिब साहब की गज़लों का कंसर्ट करें और उसमें जगजीत सिंह साहब को बुलाया जाए आगरा। तो मैंने, उस वक्त लैंडलाइन का ज़माना था, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, मैंने अपने यहाँ से डायरेक्टरी निकाल करके, आकाशवाणी बम्बई तब कहा जाता था, वहाँ मैंने फ़ोन करके जगजीत सिंह का 2 लैंडलाइन नंबर मिले, वहाँ से मैंने नंबर लगाया तो उन्होंने ही फ़ोन सीधे उठाया। तो मैंने कहा, सिंह साहब बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, यस जी। तो मैं तो आवाज़ पहचान गया और मैंने कहा कि सिंह साहब, मैं लोकेश शुक्ला बोल रहा हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव म्यूज़िक आकाशवाणी आगरा। उन्होंने कहा, हाँ शुक्ला जी बताएं। हमने कहा, देखिए साहब, उसी वक्त डीडी नेशनल पे मिर्ज़ा गालिब टीवी सीरियल आता था, गुलजार साहब ने उसको तैयार किया था और जगजीत सिंह साहब की ही आवाज़ से वो शुरू होता था और बीच में कई गज़लें और संगीत पूरा इन्हीं का था। और नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो अभिनय जीवंत कर दिया गालिब को, बिल्कुल, तो उससे भी पूरा देश मतलब गालिब साहब को जानने समझने का एक अच्छा अवसर इस टीवी सीरियल ने दिया जी, उनके बारे में जानने समझने के लिए। तो मैंने जगजीत सिंह साहब से कहा कि सिंह साहब, ये इस साल देश भर में मिर्ज़ा गालिब साहब की 200वीं जयंती मनाई जा रही है, हम सभी जानते हैं, और मिर्ज़ा गालिब साहब यहीं के हुए, आगरे में, अगर उनके नाम पे कुछ ना हो तो ये बेईमानी होगा जी। उन्होंने कहा, जी जी जी। तो आपने मिर्ज़ा गालिब टीवी सीरियल में जो गालिब साहब को जीवंत किया अपनी आवाज़ के माध्यम से, और नसीर साहब ने क्या अभिनय करके उन्होंने क्या परचम फहराया है उनके नाम पे, वो कुछ अकथनीय है, शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि थैंक यू। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक याद गालिब या शाम गालिब के नाम से हम एक गज़लों का, उनकी याद में गालिब साहब की ही गज़लें आप गावें, यहाँ कंसर्ट में आवें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी 6 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टरों ने अभी यात्रा करना हमारे लिए थोड़ा सा निषिद्ध किया है, मैं यात्रा नहीं कर सकता, तो नहीं तो मैं ज़रूर आता। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने किसी शिष्य या शिष्या का नाम बता दें, उसको हम बुला लेंगे। गालिब साहब का तो आयोजन करना ही है उनके बारे में। तो उन्होंने अपने एक शिष्य का नाम बताया, तो उसको हम लोगों ने बुलाया था। उसके बाद 2003 में यहाँ इलाहाबाद में सांस्कृतिक केंद्र के मुक्ताकाशी मंच पर वो आए थे जी। फिर उनसे मिलने का सिलसिला हुआ और मैंने उनको 2000 की बात याद दिलाई कि सन 2000 में या 98 की बात थी, ये 2000 की भी बात नहीं कहेंगे, सन 97 में गालिब साहब की 200वीं जयंती मनाई गई थी, दिमाग में अभी तक 2000 था। तो कहने का मतलब है कि 5 साल के अंतराल के बाद भी जब मैंने उनको
स्मरण दिलाया तो उनको अच्छे से याद आ गया। मैंने कहा सर मैं ही था, और जब बीच में काफ़ी पीने उठे तो मैंने उनसे ये अंतरंग चर्चा की थी यहाँ पर। तो और खैर मेरे तो वो गज़लों की अदायगी या गायकी का जहाँ तक सवाल है वो मेरे आदर्श हैं। मिलने के लिए तो कई गज़ल कलाकारों से अवसर मेरा मिलने को हुआ और संपर्क भी है, लेकिन जो अदायगी मैं जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में पाता हूँ वो अन्यत्र दुर्लभ है। और इतनी जल्दी वो हम लोगों के बीच से चले जाएंगे 10 अक्टूबर 2011, ये मतलब दिल को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और वो इतना उन्होंने नया प्रयोग किया गज़लों की दुनिया में। उन्होंने वेस्टर्न वाद्यों को, जो कि अब तक वो वेस्टर्न संगीत की ही शोभा बढ़ाते रहे, उन्होंने गज़लों में उसका इस्तेमाल किया, जबकि ऐसे किसी कलाकार ने ये प्रयोग करने की सोची भी नहीं। ये मतलब कि इसका प्रयास नहीं किया, जबकि उन्होंने इतने माधुर्यपूर्ण ढंग से वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हुए वो माधुर्य कायम रखा, बनाए रखा, और जिसके हम सब दीवाने हैं, मखमली आवाज़ के वो बादशाह थे। और आज भी उसकी कर्णप्रियता बनी हुई है, लोग उसको सुनते हैं। अंतिम एक सवाल सर आपसे, एक सवाल भी और एक चाहेंगे कि आपकी तरफ से संदेश जो सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम विशेष में, कि आज की जो ये पीढ़ी है, आज का ये जो दौर है, आज का जो समाज इस समय चल रहा है, उसमें रेडियो को किस हिसाब से लोग देखें, जानें, और उनके लिए क्या क्या ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे वो अपने ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, मनोरंजन भी अपना कर सकते हैं। वो रेडियो को उनको अगर सुनना चाहिए तो वो क्यों सुने उसको? रेडियो तो हमेशा, रेडियो की भूमिका मार्गदर्शक की रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए हम रेडियो में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, चाहे युवाओं के लिए युवाणी हो, बच्चों के लिए बाल संघ हो, ग्रामीण बालकों के लिए बाल गोपाल हो, महिला जगत हो, शहरी महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी हो, या ग्रामीण महिलाओं के लिए पनघट हो, और उद्योग मंडल, इंग्लिश टॉक, संगीत में भी सुगम संगीत में गीत भजन गज़ल, लोक संगीत में लोकगीतों का कार्यक्रम, और शास्त्रीय संगीत में भी गायन और वादन की जो परंपरा चली आ रही है, वो हम हर विधा, हर आयु वर्ग के लोगों की रुचियों के अनुसार उनको मंच देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम सदैव से बनाते रहे हैं और उसको प्रसारित करते रहे हैं। और कुछ न कुछ ज्ञानवर्धन की भी दृष्टि से हम कोशिश करते हैं कि श्रोताओं को एक सबक जाए, एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए, और उनका ज्ञानार्जन हो। करंट अफेयर्स की भी बातें हों, उसको हम परिचर्चाओं में शामिल करते हैं, उसको चर्चाओं में शामिल करते हैं। योग्य विदुषी महिलाओं को, विद्वज्जनों को बुला करके उनसे परिसंवाद, परिचर्चाएं और उनकी वार्ताएं हम करवाने का प्रयास करते हैं, और बड़े प्रशंसा पत्र भी इसके लिए आते हैं। और अच्छे अच्छे कार्यक्रम समय पे संगीत रूपक, जैसे अभी हमने भयहरण नाथ धाम पे बनाया, महाशिवरात्रि पे बजा, पूरे यूपी उत्तराखंड के हर स्टेशन ने रिले किया, लखनऊ से प्रसारित करवाया। पड़ेला महादेव पे मैंने 2015 में संगीत रूपक बनाया था, शिव भोले भंडारी, उसका प्रसारण दिल्ली से करवाया, जिसको देश भर के हर केंद्र ने रिले किया। तो समय समय पर, चाहे शिवरात्रि हो, विजयदशमी हो, दीपावली हो, होली हो, इन अवसर विशेषों पर भी संगीत रूपक, नाटक, ये साधारण रूपक भी हम बनवा करके प्रसारित करवाते हैं, जिसकी लोकप्रियता की कसौटी होते हैं मेरे ये कार्यक्रम। और बहुत ही प्रशंसाएं, अनुशंसाएं आती हैं, लोग सुन करके कुछ सीखते ही हैं, एक अनुभव भी उनको मिलता है, वे जुड़ना भी चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो इसलिए एक हमने ऐसी एक कोशिश की हुई है कि लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो वो सिलसिला चल रहा है। इसलिए रेडियो की सदैव से उपादेयता रही है और रहेगी।
बहुत अच्छी बात बताई आपने, जैसा कि इसका स्लोगन ही है कि बहुजनों के हिताय के लिए उनके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सुखाए, ये वही हमारा संस्कृति है। मूल मंत्र है। बिल्कुल, इसी मूल मंत्र के साथ अभी हम उपस्थित थे आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद के निदेशक के साथ, आदरणीय श्री लोकेश शुक्ल जी के साथ। आपको बताते चलें कि ये वही आकाशवाणी केंद्र है जहाँ से कभी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत और भी बहुत से बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार हरिप्रसाद चौरसिया जी यहाँ विभागीय कलाकार थे, जो कि विश्व क्षितिज पर जिनका नाम इस वक्त जगमगा रहा है। बांसुरी वादन के क्षेत्र में पहले हमारे विभागीय कलाकार थे यहाँ पे। बिल्कुल। पंडित रघुनाथ सेठ, जिन्होंने रजनीगंधा फिल्म में पूरा संगीत दिया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए बाद में, पहले यहाँ के विभागीय कलाकार थे। ये सब लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम होंगी। सच बात है कि ये सौभाग्य वास्तव में सौभाग्य है, हर आकाशवाणी केंद्र को नहीं मिलता है। तो यहाँ से हमने बताया इस आकाशवाणी की यात्रा, इस आकाशवाणी की विशेषता और विशेष व्यक्ति में आज हमने निदेशक के यहाँ से बातचीत की। इस श्रृंखला में आगे भी हम किसी और व्यक्ति से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।